हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ स्टार्टअप सब्जेक्ट का मॉड्यूल नंबर 1। और मॉड्यूल नंबर 1 वो है क्या? स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़। तो आज हम करने क्या वाले हैं इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ में? सबसे पहले हम सीखेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, आपने बहुत बार रेवोल्यूशन टॉपिक सुना होगा। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। जब किसी चीज़ में, जब पूरी कंट्री या पूरी इकोनॉमी में कुछ चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। तो क्या मैं रेवोल्यूशन किसी अर्थ या किसी चीज़ का बोल रही हूँ? मैं रेवोल्यूशन बोल रही हूँ आपको इंडस्ट्रीज़ का, है ना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, कि आखिर इंडस्ट्रीज़ में रेवोल्यूशन आया कैसे। थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं, ठीक है? बहुत 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 साल पहले जब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ था, हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? सोने की चिड़िया, है ना? बिकॉज इंडिया के पास इतना पैसा था, इतना वेल्थ था, इतने नेचुरल रिसोर्सेज थे, गोल्ड थे। और ये मैं कब की बात कर रही हूँ? जब ब्रिटिशर्स भी अपने कंट्री में आके रूल नहीं कर रहे थे, उसके भी पहले की बात है। ओके, उस टाइम पे इंडिया का ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर। ओके, और इंडस्ट्री के नाम पे इंडिया सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे इंडिया में। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें ना तो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ना तो मशीन्स यूज़ हो रहे हैं, पूरा हम अपने हाथों से लेबर वर्क करके चीज़ों को बनाते थे। तो ये दो सेक्टर सबसे ज़्यादा इंडिया में चलता था, एक एग्रीकल्चर और दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये कब की बात है? जब ब्रिटिशर्स भी हमारे कंट्री में आए नहीं थे। ओके, फिर बाद में आपको पूरा हिस्ट्री तो पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, 200 साल उन्होंने इंडिया में कंट्रोल किया और बहुत कुछ इंडिया को दे के भी गए और उससे ज़्यादा डबल लेके भी गए। ओके, तो ब्रिटिशर्स लोग जो सबसे ज़्यादा अपने कंट्री में दे के गए और रेवोल्यूशन लेकर आया, वो हुआ इंडस्ट्रीज़ का रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली में यूके, ब्रिटेन की वजह से होने लगा, और वो रीज़न के वजह से इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा हिस्ट्री बता रही हूँ कि कैसे इंडस्ट्री अपने कंट्री में इतना पॉपुलराइज होने लगा। तो आज का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में है। इसमें हम अलग अलग स्टेजेस सीखेंगे कि रेवोल्यूशन के टोटल देखा जाए तो 5 स्टेजेस है। अपनी कंट्री फिलहाल के लिए 4.0 में है। ऐसे रेवोल्यूशन कितने हैं? 5 है। ठीक है, हम सीखेंगे आज के कॉन्सेप्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में होगा। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों रेवोल्यूशन के बारे में विद डेट्स और क्या क्या आया, ये सब चीज़ें हम आज के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। 1 सेकेंड। ओके, तो पहले हम सीखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, आपको जैसे कि पता होगा कि 2014 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो वो टाइम पे इंडिया में स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा एकदम अलग ही पॉपुलराइजेशन जागा था, क्योंकि उसके पहले इंडिया बहुत ज़्यादा बिजनेस पे इतनी डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आए और गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडिया में स्टार्टअप होना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों स्टार्टअप होना क्यों इतना ज़रूरी है? स्टार्टअप होना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टअप से ही हमारी कंट्री की जीडीपी डिपेंड करती है। आपको जीडीपी के बारे में पता ही होगा। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम जितना हमारे कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे, बिजनेस चालू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा।
उतना ज़्यादा हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। ओके, तो ये जो स्टार्टअप्स है ना, ये कंट्री की जीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टअप होगा तो ही हमारे कंट्री में नए नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। ठीक है, इंडियंस जिनके पास इतने स्किल्स है, इतना मैन पावर है। आपको तो पता ही होगा कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो अगर वो पॉपुलेशन का हम सही तरीके से यूज़ कर सके, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम सही तरीके से यूज़ कर सके, तो हर एक इंसान आज एक खुद का कुछ स्टार्टअप क्रिएट कर सकता है। या अगर उनके पास स्टार्टअप क्रिएट करने का स्किल नहीं है, तो जिसने स्टार्टअप क्रिएट किया है उनके वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, गरीबी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो स्टार्टअप होना बहुत ज़रूरी होता है हर एक कंट्री में। अब एक और मिसकंसेप्शन है जो मैं आपका क्लियर करना चाहती हूँ, स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में फ़र्क होता है। ओके, स्टार्टअप जो होता है ना, वो इनोवेशन लेके आता है। स्टार्टअप क्या लेके आता है, इनोवेशन। स्मॉल बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि आप इनोवेशन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऑलरेडी किसी ने वैसा बिजनेस किया हुआ है, आप बस स्मॉल स्केल पे वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप का मेजर मतलब ही ये होता है कि आप कुछ ऐसा लेके आए हो जो इतना इनोवेटिव है, जो आज तक किसी ने वैसा कुछ किया नहीं है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं आज के टाइम पे जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है, बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं अमेज़ॉन। ओके, ई कॉमर्स। अमेज़ॉन एक ऐसा स्टार्टअप बन के आया था बहुत साल पहले, जिसने पूरा इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन को ही चेंजेस कर दिया। ओके, बिकॉज इसके पहले सब ऑफलाइन शॉपिंग करते थे, अमेज़ॉन ने लोगों को आदत डाल दी कि हम अभी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, जैसे कि लेक्चर्स, पहले हम सारे लेक्चर्स ऑफलाइन क्लास में जाके अटेंड करते थे, आज आप घर बैठे बैठे कहीं से भी लेक्चर को देख सकते हैं, यूट्यूब पे, ऑनलाइन में या जूम मीटिंग के थ्रू। तो इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो ये सब किसी ना किसी के आइडिया से ही आया है, किसी ना किसी पर्सन ने स्टार्टअप किया रहेगा, तब जाके इतना रेवोल्यूशन हुआ और आज हम जैसे लोगों को, सारे पॉपुलेशन को इतना फ़ायदा हो रहा है। इसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, और चेंज तो हमेशा ज़रूरी होता ही है। कोई भी चीज़ अगर आप उसी चीज़ को फर्म रखोगे बहुत सालों तक, तो वो ट्रेडिशनल मेथड बन जाएगा, क्योंकि चेंज होना ज़रूरी है। पहले के टाइम पे आप देखते थे कीपैड फ़ोन होते थे, बटन वाले। आज के टाइम पे बटन वाले फ़ोन कोई यूज़ ही नहीं करता। वाई? बिकॉज चेंज इज़ नेसेसरी। फिर आया टच स्क्रीन, फिर और भी रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम इस कॉन्सेप्ट में, इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपका एक इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी आपको लेक्चर में अभी सिखाया है, वही इंट्रो स्टार्टअप के बारे में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको समराइज फॉर्म में रीड करवा देती हूँ। जैसे कि इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। यहाँ पे जब हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो इंडिया स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का कंडीशन क्या है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्यों इतना स्टार्टअप डिमांड में है, क्यों एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत बड़ा, एकदम बड़े तरीके से क्यों इतना स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, बिकॉज अभी हमारी कंट्री टेक्नोलॉजी ये सब एडवांसमेंट करने का सोच रही है और वो चल भी रहा है। ठीक है, फिर साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडली हो रहे हैं, है ना। गवर्नमेंटल फंडिंग, गवर्नमेंट स्टार्टअप को सपोर्ट भी कर रही है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, लोगों के मन में आ रहा है कि अब हम अपना कुछ बिजनेस चालू करेंगे, अपना कुछ इनोवेटिव आइडिया से स्टार्ट करेंगे। आप अगर शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड कोई देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर यही सब स्टार्टअप्स के बारे में दिया हुआ है। शार्क टैंक इंडिया में ऐसे ही बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स के बारे में आपने वीडियोस में देखे होंगे। इंडिया के अलावा आप शार्क टैंक यूएस, यूके, उसमें भी सब स्टार्टअप बिजनेस वाले ही आते हैं जो अपना इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। तो उसमें आप समझते हो, उससे आपको अवेयरनेस आती है कि कितने लोग हैं जिनके पास इतना स्किल है, एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनको बस थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, स्कीम्स की ज़रूरत है, थोड़े सब्सिडीज़ की ज़रूरत है। ठीक है,
सो ये होता है कुछ स्टार्टअप। अब स्टार्टअप से होता क्या है, स्टार्टअप्स हैव बीन लीडिंग इनोवेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टार्टअप का। याद रखना बच्चों, स्टार्टअप का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन लेके आना, कुछ ऐसा नया करके दिखाना जिससे लोग भी एकदम ऐसे हो जाए कि वाह ये कुछ अलग हुआ है, ये कुछ नया आया है, और हमें भी दिलचस्पी हो वो चीज़ करने की, और उससे ही कंट्री क्या होगी, प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, तो ये था कुछ स्टार्टअप का ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं ये वाला कुछ कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा टारगेट है कि एज ऑफ मार्च 14 2024, ये बहुत साल पहले टारगेट बनाया था, अभी इन्होंने अचीव कितना किया है हमारे कंट्री ने, देयर वर 1,23,900 स्टार्टअप्स। ऑलरेडी इंडिया में इतने स्टार्टअप्स हैं एंड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय। अभी स्टार्टअप्स का पूरा रिकॉग्निशन कौन देता है, ये आपको आपके एमसीक्यूज में आ सकता है अगर आपको इंटरनल क्लास टेस्ट होता है तो ये याद रखना, जो DPIIT है, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करवाते हैं, प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, तो अभी तक DPIIT ने 1,23,900 स्टार्टअप्स को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, सो ये, और साथ ही में इनका वेबसाइट भी है investindia.gov.in। इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टअप्स बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं, और अगर कोई इन्वेस्टर है जिनको ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो वो लोग सर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा गवर्नमेंट ओरिएंटेड वेबसाइट है। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है इसमें देखो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में फ़र्क होता है। स्टार्टअप जो इनोवेशन लेके आता है, जो कुछ नई चीज़ें करने बोलता है, ओके। लेकिन स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं कि आपका बस कैपिटल कम है, लेकिन ऑलरेडी किसी ने वो बिजनेस किया हुआ है, आप बस दूसरा प्रोडक्ट लेके आए हैं, लेकिन बिजनेस तो वही चीज़ का है, ओके। तो हम स्टार्टअप बेसिकली फोकस कर रहे हैं। स्टार्टअप को स्मॉल बिजनेस से कंपेयर मत करना। स्टार्टअप इज़ नॉट स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप इज़ इनोवेशन, कि कुछ नया आइडिया लेकर आओ और फिर इंडिया को प्रोग्रेस करो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। ये स्टार्टअप का मेन मकसद होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट पे जिसमें आप सीखेंगे अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि मैंने आपको बोला था कि टोटल अभी तक 5 रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। फिलहाल आज के सेशन में हम 3 रेवोल्यूशन को कवर करेंगे, ओके। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आखिर इंडस्ट्रीज होती क्या है? इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी आ सकती है, मतलब ऐसी जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करके कुछ नया बनाते हैं। इंडस्ट्री का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पे हम मटेरियल्स का प्रोसेसिंग करके कुछ नया बनाना, और इंडस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी, ओके। सो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम क्या सीखने वाले हैं? सो आज का हमारा पहला टॉपिक है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कौन से ईयर में आया और साथ में कैसे स्टार्ट हुआ उस बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले इस लाइन को देख लेना, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ कोल इन 1765। 1765 में पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था कोल का इन्वेंशन से, ओके। किसका किया था हमने? डिस्कवरी, कोल का डिस्कवरी किया था इन 1765। ठीक है, इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क होता है। इन्वेंशन का मतलब होता है कि ये आपने फर्स्ट टाइम कुछ नया बना के लेके आए हो, और डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी था बस उसको लोगों के सामने पहली बार डिस्कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल की डिस्कवरी की गई इन 1765 और इससे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। आपको तो पता ही होगा कि कोल कहाँ पे यूज़ किया जाता था। पहले के टाइम पे आपको पता ही है, जो ट्रेन ये सब होती थी उसमें कोल्स एंड ऑल यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा।
ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। जैसे कि मैंने आपको इंडिया का हिस्ट्री बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया पहले पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट थी। फिर आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स लोग रूल करने लगे, तो ये रीज़न की वजह से ना इंडिया में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना कुछ सक्सेसफुल तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन इंडिया थर्ड रेवोल्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाई, और आज के टाइम पे जो फोर्थ रेवोल्यूशन चल रहा है उसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो आपको अभी इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपको सिर्फ ये जानना है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या नई चीज़ें डिस्कवर हुई, इन्वेंट हुई, सेकेंड में क्या क्या डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ, और थर्ड में क्या हुआ। आज के सेशन में हम 3 रेवोल्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं हमारे पीरियड बिफोर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होने से पहले क्या था हमारे कंट्री में। ठीक है, तो ये था साल 1700 से 1760 का टाइम। कौन सा टाइम है ये स्टूडेंट्स, 1700 से 1760 का टाइम, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर वाज द ओनली एंड वाज द मेन ऑक्यूपेशन, और बस एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया था। क्या रेवोल्यूशन आया था एग्रीकल्चर में, फार्मिंग मेथड्स को थोड़ा सा चेंज किया था। ओके, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, सीड्स, ये सब लेके आए थे, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ रेवोल्यूशन नहीं था क्योंकि वो टाइम पे टेक्नोलॉजी, मशीन्स ये सब नहीं थे। बस थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आए थे, चेंजेस लेकर आए थे। और दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर आया था। टेक्सटाइल सेक्टर में क्या किया था, इसमें हमने क्या इन्वेंट किया था, इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी एंड वाटर फ्रेम, जिसने पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने क्या किया, पूरे इंडस्ट्रीज़ को ही क्या कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। आपको इन सबको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, जितना इसमें दिया हुआ है सिर्फ इतना ही लिखना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या इन्वेंशन हुआ। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है कि फ्लाइंग शटल क्या होता है, स्पिनिंग जेनी क्या होता है, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। ओके, so the invention of flying shuttle, spinning jenny and water frame transformed the textile industry and set the stage for industrialization. टेक्सटाइल सेक्टर के वजह से एक स्टेज सेट हुआ, स्टेज समझ में आता है, एक बेस सेट हुआ कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड आने वाला है। ओके, तो ये था पीरियड बिफोर इंडस्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है वो है इंडस्ट्री 1.0 एरा, है ना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें आया मैकेनिक्स। क्या आया, मैकेनिक्स आया। मैकेनिक्स मतलब जिसमें हम मशीन्स ये सब का इन्वेंशन होने लगा। ठीक है, तो देखो द फर्स्ट रेवोल्यूशन कब आया था, बिगेन इन 1760। ये ईयर आपको याद रखना है बच्चों, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो 1760 में आया था। ठीक है, जिसमें क्या शिफ्ट हुआ था, मैनुअल प्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है कि एक जो पहले मैनुअली प्रोडक्शन होता था, मैनुअली प्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे वर्कर्स हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे, वो चेंज हुआ, वो शिफ्ट हुआ टू मैकेनाइजेशन, जिसमें हम धीरे धीरे मशीन्स को यूज़ करना चालू करें। ठीक है, इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से क्या होने लगा, मॉडर्न इंडस्ट्री आ गया। ठीक है, लाइक ह्यूमन लेबर को धीरे धीरे हम क्या करने लगे, रिप्लेस। ह्यूमन लेबर क्या होने लगा बच्चों, रिप्लेस हुआ टू मशीन्स। अभी आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर तो वर्कर्स का जॉब जा रहा था। पूरी तरीके से हम वर्कर्स को जॉब से नहीं निकाल रहे थे, मशीन्स हैंडलिंग के लिए भी हम लोगों को वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो वर्कर्स थे वो खुद प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे थे, वो मशीन के थ्रू प्रोडक्ट्स को बना रहे थे। ठीक है, फिर इंडस्ट्री 2.0 का एरा आया जिसमें हम मास प्रोडक्शन करने लगे। आपको फ़र्क समझ रहा है, जो इंडस्ट्री 1.0 है ना, उसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया, जहाँ पे हमने जो मैनुअल प्रोडक्शन होता था, मैनुअल प्रोडक्शन को मैकेनाइजेशन में शिफ्ट किया। ये हुआ 1.0 में। लेकिन 2.0 में हम मास प्रोडक्शन मतलब एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में हमने प्रोडक्शन करना
स्टार्ट किया। ठीक है, सो ये कब आया था रेवोल्यूशन? 1840 में। ये ईयर आपको याद रखना है। ओके, 1.0 का रेवोल्यूशन कब आया था? 1760 में। और सेकेंड रेवोल्यूशन कब आया था? 1840 में, जहाँ पे हमारा फोकस था कि अभी हमारे पास मशीन्स हैं, हम अभी मास प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम मास प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, जिसमें क्या आया था बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ था? इन्वेंट क्या किया था हमने? इलेक्ट्रिसिटी एंड एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ये तो आपको पता ही है आज के टाइम पे कितना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें कौन से रेवोल्यूशन में आ गई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 में ये आ गया था। ओके, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 का एरा, 2.0 का एरा। और अब हम करेंगे 3.0 का एरा। 3.0 का एरा जो आप सबका फेवरेट है, जो आप सबको पता है अबाउट कंप्यूटर्स, है ना। 3.0 का एरा आया जहाँ पे आए कंप्यूटर्स, जहाँ पे हम जो पहले मैनुअली अकाउंट्स ये सब बनाते थे, अभी वो सब अकाउंट्स आपको मैनुअली पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर में आपको बस उसको करना था। तो फिर आया कंप्यूटर्स का इन्वेंशन। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन कौन से रेवोल्यूशन में आया था? 3.0 के रेवोल्यूशन में, और जिसका ईयर था बच्चों 1870। 1870s के टाइम पे कंप्यूटर आ चुके थे। ठीक है, और अपनी इंडिया भी थर्ड रेवोल्यूशन में स्लोली प्रोग्रेस कर रही थी, और इंडिया में भी कंप्यूटर्स का रेवोल्यूशन होने लगा। हमारे कंट्री में भी कंप्यूटर्स आप देख सकते थे कि वो टाइम से आ चुके थे। ठीक है, सो कैरेक्टराइज बाय ट्रांजिशन फ्रॉम एनालॉग एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। अभी देखो हाँ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट वाले में हमने जो मैनुअल प्रोडक्शन होता था उसको हमने शिफ्ट किया टू मैकेनिकल। ठीक है, सेकेंड वाले में उस मैकेनिकल को यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम मास प्रोडक्शन करने लगे। फिर थर्ड रेवोल्यूशन में जो एनालॉग और जो मैकेनिकल चीज़ें यूज़ हो रही थी उसको भी हमने शिफ्ट किया इनटू डिजिटल। सब कुछ अभी क्या हो गया? डिजिटल। ठीक है, तो ये था आपका 3 रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 जिसमें हमने सीखा अबाउट द शिफ्टिंग। ओके, सेकेंड रेवोल्यूशन में हमने सीखा अबाउट मास प्रोडक्शन, एंड थर्ड रेवोल्यूशन में आए कंप्यूटर्स, जिसने पूरा एनालॉग एंड मैकेनाइजेशन के एरा को ही शिफ्ट कर दिया इनटू डिजिटाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 3 एरा। बाकी के आगे के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।